लखनऊ से किस्सा कुर्सी का सीएम कॉर्न में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब जवां हो चुके हैं। पहली बार की वोटिंग खत्म हो चुकी है और कई दौर की वोटिंग अब भी बाकी है। आज का जो मतदान प्रतिशत रहा वो 60 से ऊपर रहा। किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कौन आगे बढ़ेगा, कौन पीछे रह जाएगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के नेता संजय बापना जी हैं, हमारे साथ बीजेपी के मेयर रह चुके हैं लखनऊ के डॉक्टर दिनेश शर्मा और राष्ट्रीय मेयर है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा जी वो मौजूद है। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूंगा, आज जो वोटिंग का प्रतिशत रहा उसके बाद आपको क्या लगता है, किसका फायदा है, किसका नुकसान है? हेलो, धन्यवाद दीपक जी, आपने मुझे आज अपने इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं आपका आभारी हूं। जहां तक उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण पर आपने बात कही है, उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण की 73 सीटों में समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव और गठबंधन के उम्मीदवारों ने भारी बढ़त ले ली है और उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में बहुत अच्छा मतदान हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो समर्थक क्षेत्र हैं उनमें 70 के ऊपर भी परसेंटेज मतदान हुआ है। पूरी उम्मीद है कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रथम चरण में जब बढ़त ले लिए तो आने वाले जितने भी चरणों में चुनाव है उनमें इसी तरीके की बढ़त लेंगे और उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। डॉक्टर दिनेश शर्मा, दावा है कि अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। क्या आपको लगता है बीजेपी के वो 7 नेता जनता को पसंद है या राहुल गांधी और अखिलेश यादव का 7 कांग्रेस को पसंद है? देखिए, जनता को पसंद है। राहुल जी का, अखिलेश जी का 7 पसंद है, उनका नारा है, लेकिन जनता को ये खाक पसंद है। जनता को तो केवल पसंद है तो मोदी जी का 7 पसंद है। और ये आज एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण आया है, सर्वे आया है, और वो सर्वे टीवी चैनल्स का नहीं है, वो जनता का सर्वेक्षण है, पढ़े लिखे नौजवानों का सर्वेक्षण है। आज स्नातक की 3 सीटों का रिजल्ट आया है और तीनों में बीजेपी ने स्वीप किया है। ये पता लगता है कि बीजेपी के प्रति जो अंडर करंट चल रहा था उसके सीमा तक। स्नातक वाली बातें अलग है। मैं देखिए वो एमएलसी का चुनाव है। वोटर जो मतदान करने वाला नौजवान है, जो स्नातक पढ़ा लिखा शहर का तबका का है, क्या वो मतदाता नहीं है क्या यहाँ का? दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप किसी जिले का आप रिपोर्ट निकालिए या असली में आप रिपोर्ट निकालेंगे, जब जब मत पुस्तक बढ़ा है, प्रतिशत बढ़ा है, भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। ये लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। और आज जो वहां का मतदान हुआ है उसका जो ट्रेंड बता रहा है, एक तरफ हुआ है सपा और बसपा और आरएलडी को मैं आरएलडी नहीं बोलता हूं, वो सपा एस है, यानी सपा शिवपाल जी, नेताजी वाली सपा जो है वो आरएलडी उसका नाम है। वो आज वो बट गया, सपा के वो 2-3 तरफ बटे हैं और 3 तरफ बटने के साथ साथ जो बीजेपी है वो क्लीन स्वीप, हर जगह बीजेपी लड़ी है। बीजेपी का मुकाबला कहीं सपा से है तो कहीं बसपा से, कहीं आरएलडी यानी सपा सा से है, सपा शिवपाल से है। तो ये तीनों जगह जो ट्रायंगल फाइट में बीजेपी हर जगह है, इसलिए बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो विजय यात्रा है, आज पूरे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहां का ट्रेंड देखने के बाद एक पक्षीय जो धारावाही है, वो अंडरकरंट जो दिखा है आज बीजेपी का, अलीगढ़ ऐसे एरिया में एक भी सीट कोई खाता नहीं खोल सकता। मेरठ में हमारे पास में जो 4 सीटें थी, 4 से बढ़कर आ रही। मथुरा एक भी सीट नहीं थी, मथुरा में हम बहुत तेजी के साथ स्वीप करके 4 सीटों तक पहुंच रहे हैं, 5 में से 4 जीत रहे हैं। तो आज जो अभूतपूर्व परिणाम है, हमारा अपना आकलन है कि हम लोग 50, 70, 73 में से 50 के आसपास सीटें हमारी वहां पर निकलने वाली है। तो 23 सीटें किस किस की है? संजय बापना जी, सवाल यह है कि आज जो एमएलसी के नतीजे आए हैं उसको एक ट्रेंड मान रहे, दिनेश शर्मा जी उसको ट्रेंड मान रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एमएलसी के नतीजे ट्रेंड हो सकते हैं? जो आम मतदाता है देश का उसमें और ये जो एमएलसी के आज वोटर थे उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। आम मतदाता बहुत अनपढ़ और गरीब है।
उनका कंपैरिजन आज के जो चुनाव के इनके रिजल्ट आए हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे, अगर 80% या 85% पोलिंग होती तो ये हो सकता था, कहा जा सकता था कि एक एंटी इनकम्बेंसी वोट पड़ा है, वोट फॉर चेंज पड़ा है। मैं समझता हूं जिस तरह का वोटिंग हुआ है, जो आंकड़े आ रहे हैं 63% प्लस के लगभग की पोलिंग है, बहुत एक्सेसिवली हाई नहीं है, बहुत लो भी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जो अखिलेश यादव और सपा और कांग्रेस के पक्ष के अंदर ये वोट पड़ा है, जो व्यापारी तबका है वो बहुत बुरी तरह परेशान है। आज किसी भी वर्ग को हम देख लें, वो देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बहुत अच्छी तरह देख पा रहा है। केवल वादे किए जा रहे हैं, काम कोई नहीं किया जा रहा है। मन की बात दुनिया भर की हो रही है, जैसा आज सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी और राहुल जी ने भी बोला था कि काम की बात कोई नहीं करता है, कोई आंकड़े नहीं देता है, केवल इमोशनल भाषण होते हैं, केवल बातें होती है, एक दूसरों के ऊपर छींटाकशी होती है, कोई भी कॉन्क्रीट चीज डेवलपमेंट को रिलेटेड कि ये काम उन्होंने स्पेसिफिक किए हैं ये कहीं नहीं बताए जाते। मैं समझता हूं ये जो मतदान हुआ है इसमें पूर्णतः ये भाजपा के खिलाफ ये मतदान है और सपा और कांग्रेस के पक्ष में ये मतदान हुआ है। नरेश उत्तम जी, बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अखिलेश जी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में काम बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं अखिलेश जी के लिए कि काम नहीं, कारनामे और कारनामे ही बोलते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में काम नहीं हुआ, सिर्फ कारनामे हुए? देखिए दीपक जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऊर्जावान अखिलेश यादव हैं। पूरे 4.5 वर्ष में प्रदेश के सभी जनपदों में जिस तरीके का विकास किया है, उसी विकास की वजह से अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जी भारत के सर्वोच्च कुर्सी में बैठे हैं। इन 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने कितना सच्ची बात कही और कितनी असत्य बात कही ये पूरा देश जानता है। 3 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, किसी एक पार्टी के बहुत सामान्य से कार्यकर्ता हैं। उस कार्यकर्ता की हैसियत से वो बात करते हैं। जिन बातों पर प्रधानमंत्री जी लगातार अपना भाषण देते हैं उसको देश की जनता सुन रही है। इसीलिए 3 महीने के अंदर दिल्ली में झाड़ू लग गया, इसीलिए बिहार में मुंह की खा गए, इसीलिए बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया और उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। उन चुनाव में जब उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने 9 स्थानों पर सफलता प्राप्त किया। इससे साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने प्रधानमंत्री जी के बड़बोलापन और इस जुमलेबाजी को नकार दिया है और अखिलेश यादव को और राहुल गांधी का जो महागठबंधन हुआ है, इस गठबंधन की फिर सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। डॉक्टर शर्मा, प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था चुनाव के वक्त कि अच्छे दिन आएंगे। मैं जनता से पूछता हूं, अच्छे दिन आ गए क्या? ये देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, जनता कह आप रही है। सही कह रहे हैं। जनता क्या कह रही है आप जान नहीं रहे, आप जानने नहीं क्या कह रहे हैं। ये चुनाव जो है 2017 का है, जिसकी जिम्मेदारी अच्छे दिन लाने की है उत्तर प्रदेश सरकार की। 2019 होगा तब अच्छे दिन की बात होगी। और दूसरी चीज मैं बोल रहा हूं, आपकी है, मैं देश की अच्छे देश में अच्छे दिन कहां नहीं आए। गैस का सिलेंडर घर घर पहुंचाने का काम हुआ, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना के माध्यम से आपका विद्युत लगाने का काम हुआ, आप स्किल इंडिया, मेकअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया ऐसे कार्यक्रम चलाए गए। गरीबों का जनधन खाते अब 21 करोड़ से ऊपर, 22 करोड़ से ऊपर खोले गए। ये अच्छे दिन नहीं है। अच्छे दिन काला बाजारियों पर जो सपा बसपा और कांग्रेस ने इकट्ठा करके रखा था, उस पर सारा निकालने का काम अगर उन्होंने किया तो अच्छे दिन तभी आएंगे जब निकालेंगे। मुझे एक चीज पे आपत्ति है, आप भी बोल रहे हैं अच्छे दिन तभी आएंगे। आदरणीय संजय जी ने कहा कि स्नातक चुनाव में जो पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि यहां पे उत्तर प्रदेश में लोग अनपढ़ हैं। ये जयपुर से राजस्थान से आए, मैं जान रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों को अनपढ़ कहना ठीक नहीं है।
और दूसरी चीज है, आपने हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने गणना दिखाई। मुझको लगता है कि अभी नए नए बने अच्छे सम्मानित व्यक्ति में मुझे बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इनको पता ही नहीं बंगाल में सुपड़ा साफ हुआ है तो सुपड़ा साफ हुआ है कांग्रेस का, वहां पे बीजेपी का परसेंटेज 3 गुना हो गया और वहां पे कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता किया था, उसके बावजूद वो नीचे चली आई। आज उत्तर प्रदेश में या जहां जहां नोटबंदी के बाद चुनाव हुआ हर जगह बीजेपी जीत कर आई है। आसाम में हमने अपनी सरकार बनाई है, वो बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ के बजाय आपने कह दिया बीजेपी का ग्राफ नीचे हो रहा है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कहते हैं साथ पसंद है, आदरणीय नेताजी पिताश्री हैं, जब उनको साथ कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का नहीं पसंद है तो आम जनता को साथ कहां से पसंद होगा। और दूसरी चीज आपको और बता दूं कि ये साथ में लोहिया जी के समाजवादी जो चिंतक थे, लोहिया जी जिनका हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, आज उनके एकमात्र जो पुरोधा हैं वो आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हैं। और जिंदगी बीत गई पूरी उनकी 76-78 साल की, 89 जो भी हो, 79 साल के, कांग्रेस का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ। क्या आप मानते हो कि इनको साथ में खड़ा कर देने से ये गठबंधन जो है लठबंधन नहीं होगा? ये गठबंधन क्षणिक है और ये गठबंधन एक नीति पर टिका हुआ है कि नीतियों पर नहीं है। क्या कार्यकर्ताओं में कभी समझौता हो पाएगा? इन्होंने नारा दिया था 27 साल बर्बादी के, 15 दिन पहले 27 साल यूपी बिहार, यूपी बिहार, 27 साल बर्बादी के लिए, बर्बादी के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा कोसा, अगर सबसे ज्यादा गाली भ्रष्टाचार के लिए दिया तो आदरणीय अखिलेश जी को दिया। अब 27 साल आपका 15 दिन से आपका साथ हो गया है, तो 15 दिन में क्या आपने गंगा नदी बना दिया या आप यमुना नदी हो गए? संजय बापना जी, सवाल यहां पर यह है कि 27 साल यूपी बिहार आपने अपने रथ की छत पे बैठ के चिल्लाया, लेकिन अब जिसने यूपी बिहार किया उसी के साथ आप समझौता करके बैठे हुए। देखिए, यूपी बिहार में समाजवादी का जो हाथ है वो बहुत थोड़ा सा है और मैं समझता हूं अखिलेश जी ने पिछले 5 साल में काफी अच्छा काम करने की कोशिश की है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। 27 साल में 15 साल तो ये रह गए। इस 27 साल में ना आप देखिए संजय जी, 27 साल में 15 साल ये रह गए। पहले मुलायम सिंह जी, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह जी, फिर मायावती और फिर राहुल जी ने मायावती जी की भी तारीफ करी है। इस 27 मिला लो, सारा उनका चला गया, 1-2 साल मिला लो, छोड़ दो। 27 साल में बीएसपी का भी राज रहा है, बीजेपी का भी राज रहा है। बीजेपी का 2 साल और जितना भी रहा, 2 साल नहीं रहा, आपने पूरा समर्थन दिया, ऐसा नहीं है। क्या? अच्छे से हाथ मिलाया, बहुत अच्छे से राखी बंधवाई सरकार का, इसके अंदर कोई नहीं किसी को कोई शक शुबा नहीं है। में अंतर होता है, राखी बंधवाना एक फर्क ये होता है कि कभी राखी बंधवाने का, भाई बहन का रिश्ता, ये बीजेपी की संस्कृति है और जब होगा तब तक उसको निभाएंगे। जहां तक अब आगे का सवाल है, दोनों नेता युवा हैं, दोनों भविष्य की ओर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश का एक उज्जवल भविष्य हो उस ओर देख रहे हैं और दोनों ने मिलकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी अपना बनाया है जिसे आज जारी किया गया। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो वक्त है वो युवा शक्ति का है और युवा शक्ति को पहचान कर लोगों ने यहां मतदान दिया है और उसी के चलते मैं समझता हूं कि आज जो एक वातावरण प्रदेश में बन रहा है वो, और जहां तक कानून व्यवस्था की भी सवाल है, उस चीज को भी उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लिया है और पुलिस में रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की है। आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उसको लिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, आपकी पार्टी पर हमेशा ये आरोप लगा। पिछले 5 साल आपकी सरकार गई और मायावती आई, तब भी गुंडा राज सबसे बड़ा आरोप था। आज प्रधानमंत्री ने बदायूं की रैली में कहा कि महिलाएं तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बदायूं में ही 2 महिलाओं का बलात्कार करके उनको पेड़ पर लटका दिया गया था। मेरा आपसे सवाल है कि आप बड़ी दावे करते हैं कि हमने विमेन हेल्पलाइन शुरू की, 100 शुरू किया, तमाम चीजें शुरू की, लेकिन असली राहत महिलाओं को, आम जनता को कभी नहीं मिला। देखिए दीपक जी, भाई दिनेश शर्मा जी ने अभी मुझको बधाई दिया, नया अध्यक्ष हूं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे बधाई दिया। और ये सही है कि मैं इस तरीके की डिबेट में पहली बार आया हूं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद चतुर्वेदी जी, विजय मिश्रा जी,
मुझे कार्यालय में कहे दीपक चौरसिया जी आ रहे हैं, एक हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आपको आमंत्रित करते हैं। मैं उनके बुलावे पर आपका नाम सुन करके आया और दिनेश शर्मा जी ने मुझे बधाई दिया। उम्र में पता नहीं वो बड़े हैं या मैं बड़ा हूं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपको दोबारा बधाई देता हूं। और मैं आपको 1985 से लेकर 1990 तक विधानसभा में, 2006 से लेकर 2017 तक विधान परिषद में, समाजवादी पार्टी के विभिन्न संगठनों में, समाजवादी सरकार के विभिन्न राजनीतिक पदों में मैं रहा हूं। अब नए पुराने का फैसला जनता करेगी। और जहां तक आपने सवाल किया कि भारत के प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की बात करते हैं, तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। भारत के लोकतंत्र में इतना कलंकित करने वाला इतना बड़ा पद का व्यक्ति इतना महान नहीं हो सकता। जो ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में मां बहनों का सम्मान नहीं है, जो ये कह दे कि उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत नहीं है, जो ये कह दे कि उत्तर प्रदेश के लोग सुरक्षित नहीं है, तो आपको प्रधानमंत्री 70 सीटें 73 सीटें लेकर के बना गया, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, कानून आप करते रहे, जिम्मेदारी है। आप क्या कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को देखो, राजस्थान को देखो, अपने शासित राज्यों को देखो, वहां का भ्रष्टाचार देखो, वहां की गुंडागर्दी देखो, और आप उत्तर प्रदेश के युवा ऊर्जावान, ईमानदार, चरित्रवान मुख्यमंत्री पर आरोप लगा करके आप सूरत पर थूकने का काम करते हैं। और ये प्रदेश की जनता बताएगी इसी चुनाव में कि और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या नहीं। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के विकास की जो गति अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी ने मिलकर आगे की घोषणा की है, उससे उत्तर प्रदेश बहुत ही विकसित होगा और उत्तर प्रदेश देश के सबसे अग्रणी विकसित प्रदेशों में होगा। दुनिया में उत्तर प्रदेश का नाम होगा। अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। जनता जनार्दन हमारे साथ है, सीधे जनार्दन से सवाल पूछते हैं। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल नरेश उत्तम जी से है कि क्या हिंदू जो है उत्तर प्रदेश में अगले इलेक्शन में जब जीतेंगे तो सुरक्षित रहेगा? नहीं, हिंदू कहाँ सुरक्षित था ये बताइए, ये भी बता दीजिए मुझे, कहाँ सुरक्षित था बताइए। ये जिस जगह डिबेट हो रही है, इसी जगह पे हिंदुओं को दबाने के लिए सुंदरकांड पाठ कर यहाँ पर प्रशासन ने नहीं करने दिया था। ये पूरी सरकार दंगों की सरकार है, मोहम्मद आजम खान की सरकार है। अखिलेश यादव के नाम पे सरकार नहीं चल रही है, ये सरकार चल रही है मोहम्मद आजम खान। चलिए, ये आपकी राय है। सवाल किसको करना है? सवाल सर मुझे समाजवादी पार्टी से करना है कि उनका कहना है कि जो मोदी साहब अभी आए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, जो काला धन अभी निकाला जा रहा है, मैंने तो देखा है। एक सेना के जवान ने हमसे कहा था, क्योंकि एक छोटी सी नौकरी हमारी सेना के साथ, उन्होंने कहा था कि भाई साहब इतने ग्लेशियर में हम इतने दिनों तक खड़े रहते हैं, जम जाते हैं। भाई साहब आप 2 दिन खड़े नहीं रह सकते लाइन में, देश के लिए इतना बड़ा समर्थन है सर ये। चलिए, ये भी बिल्कुल अलग मुद्दा है। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा, आपसे ये जानना चाहता हूं कि पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक को मुद्दा बनाया, नोटबंदी को मुद्दा बनाया, लेकिन अब आप उन दोनों मुद्दों को भूल चुके हैं और उसकी जगह बात कर रहे हैं कि ये जाति और धर्म विशेष की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैं धर्म विशेष की राजनीति पे बीजेपी विश्वास ही नहीं करती, इसलिए कहा सबका साथ सबका विकास। ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं, बीजेपी ने, ये सेना ने किया है, सेना का मनोबल बढ़े, ये जनता भूल नहीं सकती है। नोटबंदी से आम गरीब आदमी खुश है, ये उसको भूल नहीं सकता है। ये अंडर करंट जो आपको आज चल रहा है, ये नोटबंदी के समर्थन में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, सेना ने किया है, मोदी जी ने भी उसको बधाई दी है। ये जो बल होना चाहिए था ना, पहले भी सरकारें हुआ करती थी, तब पता चलता था कि वहां से गोली और गोला आते थे, और हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुआ करते थे वो कबूतर छोड़ते थे, इधर से कबूतर उधर से गोली। अब वहां से गोली आती है और यहां से बम जाता है, वहां से बम आता है तो परमाणु बम की धमकी देते हैं। आज ये इसीलिए होता है कि आज उन्होंने अगर घुसपैठ की, आज उन्होंने अगर घुसपैठ की, आज नारे न लगाए, नारेबाजी नहीं बाकी करेंगे आप लोग, किसी भी नारे न पार्टी को, लगाए, चाहे मेरे हो चाहे किसी के हो। आज क्या है, आज पाकिस्तान से लेकर किसी की हिम्मत नहीं है कि आज वो पाकिस्तान में अगर घुस के हमारे वहां के लोगों को मारता है तो भारत के लोग पाकिस्तान की जमीन पर जाकर हमारे सेना के लोग उसको मारते हैं। ये बदलाव आया है आज स्वाभिमान में संजय बापना जी, हिंदुस्तान में बदलाव। इन्होंने कहा कि नोटबंदी से भैया प्लीज
देखिए पॉलिटिकल रैली मत बनाइए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप एंजॉय करिए, सवाल पूछिए, सब कुछ करिए, किसी जैसे पार्टी का पूछो वैसे हम पूछो। समर्थन नहीं करते हैं, सब पार्टी से हमारे सवाल है। संजय बापना जी, जो सबसे बड़ी बात है वो उन्होंने नोटबंदी के बारे में कही और ये कहा कि नोटबंदी से आम आदमी खुश है। क्या नोटबंदी से आम आदमी खुश है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। नोटबंदी से जहां तक आम आदमी का सवाल है, नोटबंदी के दौरान हमने भी बहुत सारे डिबेट्स देखी। शुरू के 4, 6, 10 दिन छोड़ दीजिए, जिसमें एक देशभक्ति और देशद्रोही दो कैटेगरी प्रधानमंत्री जी ने बनाने की कोशिश की, लोगों के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की, जो इनका हरदम काम रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद लोग परेशान इतना होने लग गए कि शायद 20 नवंबर के बाद में किसी ने भी इसकी तारीफ नहीं की। कहीं नहीं सुना गया कि लोग इसके लिए अच्छा बोल रहे हैं। हर आदमी ये बोलता कि साहब लोगों ने को परेशान कर दिया। पैसा अल्टीमेटली जितना था लगभग पूरा आ गया, शायद 97-98% आ गया। कितना आ गया अब इनकी हिम्मत भी नहीं है बताने की। जो ऑब्जेक्टिव लेके उसको किया गया, हम कोई भी काम करते हैं, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्टिव लेके कर रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव लेके किया जाता है कोई भी काम, उसका अंततः क्या फाइनल रिजल्ट आता है ये भी देखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लिया गया, काला धन बाहर आएगा जिसका कोई अता पता नहीं है। ऑब्जेक्टिव लिया गया कि साहब आतंकवाद इससे बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका कोई अता पता नहीं है। जो भी ऑब्जेक्टिव लेके, जिस चीज को लेके प्रधानमंत्री देश के सामने आए और उन्होंने इतना बड़ा निर्णय सुनाया, वो ऑब्जेक्टिव एक भी इनका अचीव नहीं हुआ। ये था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे, नकली नोट वापस चालू हो गए। मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल इरैशनल स्टेप था और हर व्यक्ति इस देश में परेशान हो गया। और खास करके जो महिलाएं हैं वो टैक्स पेड पैसा जो होता था वो बचाती थी, और उस टैक्स जो उसके पति को तनख्वाह मिली, टीडीएस कटा, टैक्स जमा कराया हुआ पैसा था, वो पैसा उसने साल दर साल जो इकट्ठा किया, ठीक है, कईयों के पास 2, 4, 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, वो सारा 2 नंबर हो गया। मैं समझता हूं कि नोटबंदी एक ऐसा विषय इन्होंने किया जो नोटबंदी नहीं, ये भाजपा के लिए वोटबंदी का काम करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नोटबंदी कौन कौन लोग इसके समर्थन में है, हाथ उठाइए, और कौन कौन लोग इसके विरोध में है, हाथ उठाइए। मैं आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, सब लोगों से बात करूंगा, जनता के सवाल लूंगा, क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसे, संजय बापना जी जैसे और नरेश उत्तम जी जैसे वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति के माहिर खिलाड़ी हमारे साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में क्या होगा, फाइनली क्या होगा, क्योंकि कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। मोदी जी की सरकार भी बनी तो उसमें उन 73 सीटों की बड़ी भूमिका थी जो उत्तर प्रदेश ने दी थी। ब्रेक के बाद हम जानेंगे डॉक्टर दिनेश शर्मा से कि आखिरकार कितना काला धन आया सरकार, ये क्यों नहीं बताती है। ब्रेक के बाद हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। संजय बापना जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी से और नरेश उत्तम जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, ऐसे बड़े नेता हमारे साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने पहले बात की कानून व्यवस्था की, बड़ा हुआ जो अच्छा वोट प्रतिशत हुआ है वो किसको फायदा देगा, और साथ ही साथ नोटबंदी की, परिवार का जो झगड़ा है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल यहां पर, आप मुझे बताइए कि आप कुटीर उद्योग चलाते हैं, नोटबंदी से आपको कितना असर पड़ा, पॉजिटिव कि निगेटिव? नोटबंदी से सर हम लोगों को पॉजिटिव, पहले तो शुरू में तो निगेटिव असर पड़ा, लेकिन बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग करके हम लोगों को पॉजिटिव असर ही रहा। लेकिन फिर दिनों दिन हालत अच्छी होती गई। और हम सारे नेताओं से और आम पब्लिक से पूछना चाहते हैं कि कम से कम यही अच्छी बात हुई कि अपने देश की जो सुरक्षा करते हैं, कम से कम नोटबंदी के बाद उन लोगों को पत्थर पड़ना बंद हुआ, क्या ये कम रहा? ठीक है, अपने देश की सुरक्षा, लेकिन उसमें भी कई मुद्दे, हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? नरेश उत्तम जी मेरे आदरणीय हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा ऊर्जावान, चरित्रवान। क्या यही चरित्र होता है? जिस पिता ने 75 रुपए की एटलस साइकिल से अपना जीवन संघर्ष किया,
राजनीति की शुरुआत की और 19-20 साल के बाद एक लेवल पे पहुंचे और उसके बाद उनको धक्का मार के किनारे कर दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके बैठ गए। क्या यही चरित्र होता है? नहीं। नरेश उत्तम जी, ये सवाल तो लोगों के मन में है। बीजेपी ने भी ये बात कही, दूसरी पार्टियों ने भी, बीएसपी ने भी ये बात कही। हमने बीएसपी के नेता को बुलाया था लेकिन आखिरी मोमेंट पर वो नहीं आए, उनकी भी कुर्सी यहां पर रखी थी। इसीलिए हम 3 पार्टी, 2 गठबंधन की पार्टी और 1 बीजेपी से बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि बीजेपी ने भी आरोप लगाया, बीएसपी ने भी आरोप लगाया और मैंने भी अखिलेश जी से सवाल पूछा कि जो अपने पिता का नहीं हो सका वो प्रदेश का कैसे होगा। देखिए दीपक जी, श्री अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सुपुत्र हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं। हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। समाजवादी पार्टी माननीय मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों को, उनकी विचारधारा को, उनके कार्यों को अखिलेश यादव जी आगे बढ़ा रहे हैं। जब कार्यों को आगे मुलायम सिंह यादव जी के आगे बढ़ा रहे हैं तो विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा है कि ये तो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के हर सिद्धांत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी का समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पर आशीर्वाद है। मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया, मुझे आशीर्वाद दिया और अभी अखबारों में कहा था कि मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव पर है। अब जब ये बात साफ कर दी तो कोई सवाल नहीं। उन्होंने तो ये भी कहा था मैं उनका प्रचार नहीं करूंगा, कोई सवाल नहीं के साथ नहीं हूं, कोई सवाल नहीं। मुलायम सिंह जी ने कोई सवाल नहीं। भारत से महंगाई से ध्यान हटे, भारत से बेरोजगारी से ध्यान हटे, भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही उस पर चर्चा न हो और भारत के किसानों की तरक्की न हो इस पर चर्चा न हो। इसीलिए इस तरीके की बातें हो रही हैं। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान नहीं, इस देश के चरित्रवान नेता हैं, चरित्रवान, सुसंस्कारित हैं। उनका व्यवहार आचरण ही है आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जय 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 अखिलेश बोल रहा है। वाह। डॉक्टर दिनेश शर्मा, क्या ये पारिवारिक झगड़ा एक फिक्स्ड मैच था? नहीं, देखिए, हाई प्रोफाइल फैमिली ड्रामा में पटकथा लेखक पहले तो बोलते थे आदरणीय नेताजी हैं, हीरो आदरणीय अखिलेश जी थे। ये अलग बात है, चाचा जी को विलेन बना दिया, लेकिन ये उनका अपना मतलब है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। ये आगे भी चलावे तब भी इनको कोई इतराज नहीं है। आज आदरणीय नेताजी ने एक बुजुर्ग के नाते आज एक सभा करी इटावा में, जसवंत नगर में। उन्होंने सभा में एक बार भी अखिलेश जी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि शिवपाल की जीत से हम दोनों पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। एक शब्द उन्होंने कहा। इसके मतलब अखिलेश जी पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, शिवपाल जी जीतेंगे और उनका आसपास की सीट जिताइए समाजवादी पार्टी की। उन्होंने ये नहीं कहा कि पूरे प्रदेश की जिताइए, उन्होंने कहा आसपास की जिताइए। जो आसपास को नेताजी के द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशी थे उसी के लिए उन्होंने बोला। खैर, वो भी उनका अपना मैटर है। कांग्रेस पार्टी का जहां तक गठबंधन का है, मैं तो उनको कहता हूं कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी नाम रखिए, 2 अलग अलग के बजाय एक ही रखा करिए। ये समाजवादी कांग्रेस पार्टी इसका नाम रख दीजिए। वो इनका अपना दर्द है कि आपने कहा कि नोटबंदी से क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ, गृहिणियों को पैसा नहीं मिला। गृहिणी आज भी इकट्ठा करे तो उसको तो और छूट दे दी गई है। 3 लाख रुपए तक का तो अब कोई टैक्स नहीं पड़ना है और 5 लाख रुपए तक, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 10% के बजाय 5% कर दिया गया। ये किसका प्रभाव है? अगर नोटबंदी के दौरान बैंक जो खाली पड़े बैंक थे, मैं अर्थशास्त्र का जानकार हूं, जो आप भी जानते हैं कि अगर मुद्रा चलन में नहीं हो तो मुद्रा चलन में नहीं होती तो या तो मुद्रा अविस्फीति की स्थिति होती है या मुद्रा स्फीति की स्थिति होती है और वो स्थिति वहां पर जो ट्रेड बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। आज क्या हुआ कि आज जो पैसा घर में तिजोरियों में जमा हुआ था वो चाहे काला धन था या काला धन नहीं, ईमानदारी का भी था, जो सर्कुलेशन में नहीं था, वो तिजोरी से निकलकर आज बैंकों में जमा हो गया है। अब बैंक की ऋण देय क्षमता बढ़ गई है और ऋण देय क्षमता से व्यापारियों का भला होगा, किसानों का भला होगा। जो तमाम योजनाएं जो आज केंद्र सरकार ने चलाई है वो इसीलिए चलाई है। तो ये इतना बड़ा लाभ हुआ। जो आर्थिक सर्वेक्षण निकला है आप देख लो, उसमें है कि हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ने का आज ये उसमें ये भी है कि जीडीपी ग्रोथ कम होगा।
मैं बात बता रहा आर्थिक हूं। सर्वेक्षण में यह भी है कि जीडीपी ग्रोथ कम होगा। नहीं, 3 महीने के लिए क्वार्टरली कम होगा, उसके बाद एकदम से ग्रो करते हुए 8 तक पहुंच जाएगा। ये इतनी बड़ी बात होगी कि अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट को लिखना पड़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेजी से ग्रो करने वाली है आगामी 1 साल में, ये सुपर पावर भारत 2020 तक बन जाएगा। ये हम नहीं, ये अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस के अखबार कह रहे हैं। तो आज देश इतनी मजबूती से बढ़ रहा है और देश के बारे में आप अपने देश का हित चिंतन चुनाव के कारण नहीं कर सकते कि नोट। अरे आप बताओ कि 2 नेता, कांग्रेस का जन्म क्या कहते हैं, नेताजी के सिद्धांत पे चल रहे हैं। नेताजी का सिद्धांत होता सोनिया जी प्रधानमंत्री ना बने तो अकेले नेताजी ऐसे व्यक्ति खड़े होकर चिल्ला के बोले थे लोकसभा में कि हम विदेशी को नहीं बनने देंगे, और वे उनके बल पर आज कांग्रेस की प्रधानमंत्री सोनिया जी नहीं बनी। उनका सिद्धांत था, उनका कि लोहिया जी का सिद्धांत था कांग्रेस भगाओ, और उस सिद्धांत पे हम चल रहे हैं। ये नेताजी का बयान आज से 1 महीना पहले था और आज भी उन्होंने एक शब्द कांग्रेस के पक्ष में नहीं कहा। जो नेताजी का सिद्धांत था कांग्रेस के विरुद्ध में था। अखिलेश जी क्या उस सिद्धांत का परिपालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आज कहते हैं कि दोनों का यह साथ पसंद है, इसलिए नेताजी को यह साथ पसंद नहीं है क्योंकि उनके सिद्धांत से आदरणीय अखिलेश जी भटक रहे हैं। संजय बापना जी, 27 साल यूपी बेहाल, और आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से आपका विवाह बिल्कुल बेमेल है? जी, ये बात मैं पहले कह चुका हूं कि जो ये गठबंधन हुआ है इसमें देश के 2 युवा नेता साथ आए हैं और उन्होंने जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के हिसाब से, उस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, यहां से गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए, यहां व्यापार और इंडस्ट्री अच्छी हो सके, उसके लिए दोनों साथ आए हैं। और मैं समझता हूं ये एक बहुत अच्छा संकेत है और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। कुछ पार्टी के नाम बदलने की बात अभी डॉक्टर साहब ने की थी, तो वही लोग रहते हुए किन लोगों ने अपनी पार्टियों के नाम बदले हैं ये किसी से छुपा नहीं है। कभी जनसंघ, कभी जनता पार्टी, कभी भारतीय जनता पार्टी, न जाने किस किस नाम से ये लोग चुनाव लड़े हैं। आप स्वीकार लेकिन स्वीकार कर रहे हैं। साथ में बहुत जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी का नाम परिवर्तन भी बहुत जल्द हो जाएगा। मैं समझता हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, कोई काम वो नहीं कर पा रहे हैं कि एक निर्णय 2.5 साल में एक निर्णय उन्होंने लिया जो उनके ऊपर और देश के ऊपर उल्टा पड़ गया। और मैं समझता हूं कि आगे उनकी कोई भी निर्णय लेने की हिम्मत खत्म हो गई है। एक निर्णय इन्होंने बहुत अच्छे लिया। 2.5 साल के अंदर पहले बार किसी केंद्र सरकार ने 176 निर्णय लिए, ये ऑन रिकॉर्ड है। हर केंद्रीय योजना जो यूपीए ने चालू की थी, उनका नामकरण बदलने का निर्णय इन्होंने एक लिया। लगभग सभी स्कीमों के नाम इन्होंने बदल दिए और उनका क्रेडिट लेने की इन्होंने कोशिश की। ठीक है, महिला शक्ति के पास चलते हैं। यहाँ पर जी पूछिए। मेरा सवाल ये है, माननीय अपने बीजेपी बड़े भैया जी से, दिनेश शर्मा जी से, इनसे ये पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में जब सरकार इनको बनाना होता है तब मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या यहाँ के उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हो, हमेशा झूठ बोलने का काम करते हैं। पहले 15 लाख का वादा किया, हर गरीबों के खाते में इन्होंने 15 लाख की बातें की, उसको इग्नोर करके इन्होंने उसको इग्नोर किया। उसके बाद नोटबंदी दी। जब जनता ने गरीबी की बारे में बात की तो इन्होंने योगा थमाया। चले, ये आपकी राय है, ये आपकी राय है। मेरा सवाल नरेश उत्तम जी से है। आप ही के जो पार्टी में कुछ नेता हैं वो ये कहते हैं, जब लड़की के साथ रेप होता है तो वो ये कहते हैं कि अरे जवानी में लड़कों से गलती हो गई। कुछ ये कहते हैं जब कोई लड़का लड़की को छेड़ता है तो ये कहते हैं कि अरे सुंदर चीज है तो देखने की चीज है तो देखेंगे। कोई ये कहते हैं कि शक्कर की बोरी है। जब आपके पार्टी के नेता ही ऐसी बातें करते हैं तो हम क्या गारंटी कि आप नरेश उत्तम जी, ये सवाल तो वाजिब बनता है क्योंकि किसी और ने नहीं, खुद नेताजी ने ये बात कही थी रेप के बारे में। देखिए दीपक जी, ये हमारी छोटी बहन ने जो सवाल उठाया है
उस पर मैं समाजवादी पार्टी का जो सिद्धांत है वो बताना चाहता हूं। हमारे समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवाद के प्रवर्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नर नारी की समानता, महिलाओं का सम्मान और उसी सिद्धांत पर हमारे नेताओं ने सदैव काम किया है। हमारी पार्टी से ज्यादा नर नारी या महिला बहनों का कोई सम्मान नहीं करता है। हमारी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन नेताजी का वो बयान, लोग माताओं नरेश बहनों उत्तम का जी याद करिए नेताजी का वो बयान। सम्मान करते हैं। हमारे नेता ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जितना सम्मान महिलाओं को, जितना पार्टियों में, राजनीति में स्थान माननीय मुलायम सिंह जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं को दिया है, भारत की कोई पार्टी नहीं है जिसने जो है महिलाओं को इतना राजनीति में स्थान दिया हो। डॉक्टर दिनेश शर्मा एग्री करते नरेश उत्तम जी ने जो डिफेंस दिया? देखिए, आदरणीय नरेश जी ने, जो हमारी बहन ने प्रश्न किया था नारी के सम्मान के बारे में, कि जो उनके एक नेता ने कहा था कि शक्कर की बोरी है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने सही कहा कि गलत कहा। जो आदरणीय नेताजी ने उसके बारे में कहा कि लड़कों से गलतियां हो जाती, उसके बारे में नहीं बताया कि सही है क्या गलत है। आप सम्मान तो तब करेंगे जब नेता के वक्तव्यों का परिपालन करेंगे कि नहीं करेंगे, उन्होंने सही कहा कि गलत कहा, ये बताएंगे। आज बदलते हुए दृष्टिकोण में मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की विषम स्थिति है। कानून व्यवस्था का खाका ये है कि आज थाने जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय बन गए हैं। यही बात एक कांग्रेस के लोग बोलते थे, मैं नहीं बोलता हूं। आज अखिलेश जी बोलते थे कि मनमोहन सिंह जी के राज में इतना बड़ा घोटाला हुआ कहीं हो नहीं सकता था। एक महीने में गंगा जमुना की जो जोड़ी है ये एक दूसरे को पवित्र कर रही है। आज जनता के बीच में अनियोजित तरीके से एक अनैतिक गठबंधन बना के 10 पॉइंट जो लिए, 10 पॉइंट बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में घोषित किए, वही 10 पॉइंट लेके आज ये चुनावी मैदान में आ गए। आदरणीय अखिलेश जी अपनी सभाओं में पूछते हैं, जनता से खड़ा करके पूछते हैं, अच्छे दिन आए? तो जनता कहती नहीं आए। अब उनको इतना नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में उनका शासन है। जनता बता रही है कि आपके रहते हुए अच्छे दिन नहीं आए। वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज एक अखबार का एडिटोरियल इसी पे लिखा है कि अखिलेश जी अपने बारे में जनादेश ले रहे हैं। जनता तो असलियत में ये कह रही है कि अच्छे दिन आपके कारण नहीं आए, क्योंकि अपराध यहां पर आम महिलाएं निकल नहीं पाई, व्यापारी अपराधी के कारण आ नहीं पाए, इसलिए हुआ। यहाँ पर मेरा प्रश्न यहाँ उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधियों से है कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा की सीटें हैं, कितने सिखों को टिकट किस पार्टी ने दिया है? यहाँ पर मेरा सवाल दिनेश शर्मा जी से है। ये इतने ओवर कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट इनकी आएगी, तो इन्होंने मुख्यमंत्री चेहरा घोषित अभी तक क्यों नहीं किया? मुख्यमंत्री का चेहरा, इसमें आप पिछड़ गए, नहीं। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और उसकी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नीतियां होती हैं। हमने महाराष्ट्र में, झारखंड में और उसके साथ हरियाणा में कोई नाम प्रस्तुत नहीं किया, हम जीत कर आए। उत्तर प्रदेश में जितने दोनों के प्रत्याशी घोषित हैं मुख्यमंत्री के, उनसे कम से कम 1 दर्जन ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री पद के चेहरे से ज्यादा योग्यता रखते हैं। यहाँ का कार्यकर्ता जो मुख्यमंत्री का चेहरा है ना, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। एक आम आदमी जो चाय बेचता है वो प्रधानमंत्री हो सकता है, तो एक साधारण आदमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो एक साधारण आदमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है। सर मैं सवाल पूछ सकता हूं आपसे? बिल्कुल आप। मैं पूछना जरूरी नहीं तो सर राष्ट्रद्रोही करार दे देंगे। सर एक अनुरोध है, जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ आपकी सरकार है, सभी जानते हैं महबूबा मुफ्ती के बारे में। दूसरा सर सबसे बड़ा प्रश्न है, पिताजी कांग्रेस के सदस्य, सर कांग्रेस के सर दूसरा मेरा सवाल है, अगर आप पॉलिटिकल एक्टिव ना गलत है। डॉक्टर साहब ये बताइए, मध्य प्रदेश में पकड़े गए आतंकी ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या ऐसे गोडसेवादी सेनाओं के साथ क्या आतंक से मुकाबला आइसोलेटेड पता ही नहीं उसके बारे में? नहीं, आपको पता ही नहीं उसके बारे में। मेरा सवाल दिनेश शर्मा जी से है। ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, पूरे प्रदेश में आपको एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसे आप टिकट देते हैं, ऐसा क्यों? एक भी मुसलमान नहीं मिला। मेरा सवाल सर से है, गुरुजी से, माननीय दिनेश शर्मा जी से। कहते हैं अच्छे दिन आ गए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जीडीपी बहुत गिर गई है और पैसा कमजोर हो जा रहा है इंडिया का। और जीडीपी इंटरनेशनल मार्केट में नहीं गिरती है, हिंदुस्तान में गिरती भैया।
भैया नगद रुपए तो हमसे छीन लिया गया। अब ये बता दे कि जब भी उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो इनके पास विकास का मुद्दा ना होकर के राम नाम का ही मुद्दा क्यों होता है? राम नाम का मुद्दा डॉक्टर दिनेश शर्मा, चुनाव से पहले राम नाम, ध्रुवीकरण, इसकी तमाम कोशिश होने लगती है, क्यों? देखिए, राम जो है बीजेपी के लिए आस्था का प्रश्न है। बीजेपी सबके लिए आस्था का प्रश्न है। नरेश उत्तम जी के लिए भी आस्था का प्रश्न है, संजय बापता जी के लिए भी आस्था का प्रश्न है। राम है, दुनिया देखत नहीं। हमको राम दिख रहे हैं, इनको राम नहीं दिख रहे हैं। इनको कहीं और दूसरे विदेश का, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कोई दिख रहा हो तो मैं नहीं कह सकता, इनको बाबर दिख रहे हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन बीजेपी ने हमेशा कहा है, बीजेपी का हमेशा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हो या आम सहमत से हो, यह हमारे घोषणा पत्र में स्पष्ट दिया है। एक प्रश्न एक भाई ने किया, जो काम अदालत ने करना है उसको घोषणा पत्र में डालने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूं कि घोषणा पत्र में अदालत के निर्णय को मानूंगा। घोषणा पत्र में कहा है हमने। एक प्रश्न एक हमारे भाई ने किया था कि आपने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को जो मुसलमान है, 70 साल तक कांग्रेस, सपा और बसपा ने यहां पर राज्य करने के बाद में उसके हाथ में दरदोजी का काम और पंचर बनाने वाला मुसलमान पैदा किया है। बीजेपी चाहती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के पास में एक हाथ में पवित्र कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो तरक्की करके पढ़ा लिखा मुसलमान देश की मुख्य धारा में आए। अब्दुल कलाम ऐसा यहाँ का राष्ट्रपति बने, अब्दुल हमीद ऐसा व्यक्ति यहाँ पर राज्य करे, ये हमारी भावना है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने इसलिए मुसलमानों के टिकट नहीं दिए कि उनकी प्रगति हो। तो इसका मतलब इन्होंने हिंदुओं को अगर दिए हैं तो इसका मतलब उनकी प्रगति ये नहीं चाहते हैं। सड़क आएगी, सड़क बनेगी तो मुसलमान के काम आएगी, बिजली होगी तो मुसलमान के काम आएगी, रोजगार देंगे तो लेकिन हिंदू पीछे रहे, इस टारगेट पे हम चलना चाहते हैं, ये लोग चलना चाहते हैं। बराबर साथ, सबके साथ बराबर न्याय, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। नरेश उत्तम जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। नरेश उत्तम जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। दीपक जी, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, अखिलेश यादव सबका भाई। मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, सौर ऊर्जा और दवाई, ये सारे सवाल हैं। जनता का ध्यान इसी ऊपर है। देर से आई जनता का क्या ये जोड़ी देर से आई? और केंद्र की सरकार इसमें थी महंगाई, बेरोजगारी देर से आई और देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए इस तरीके के नए सवाल खड़ा करते हैं। ठीक है, मैं यही रुकूंगा क्योंकि हमारे पास अफसोस वक्त इतना है। भाइयों, जितने सवाल ले सका मैं चाहता था सबके सवाल लूं, लेकिन वो संभव नहीं है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े सूबे में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी नींव इस चुनाव में पड़ जाएगी। और किस्सा कुर्सी का सीएम कौन में लखनऊ से इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।